सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube लेक्चर के तहत हम आपको जनरल स्टडीज़ के विभिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न टॉपिकों पर आपको ज्ञानवर्धक लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ जीएस प्री कम मेंस का पूरा एक विधिवत बैच ऑनलाइन क्लासेस चला जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का एक विधिवत ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो वो दिए गए फ़ोन नंबर पर जाकर फ्री क्लासेस ले सकता है। इसके अलावा एडमिशन भी ले सकता है। आज अपने जीएस लेक्चर के तहत हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के तहत हम उन अनछुए विषय को भी उठाएंगे जो एग्जाम में आता तो बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि लोग उधर ध्यान नहीं दे पाते और कई बार ये टॉपिक अच्छा होता क्या है कि एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लोग अनजाने रह जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जहां एक एक नंबर पर कई लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं वहां एक नंबर भी मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का मूल्यांकन इस आधार पर कतई नहीं होना चाहिए कि वो इतने नंबर का आता है या उससे कोई प्रश्न आता है कि नहीं आता है। बताइए, इसका कोई गारंटी है कि ये इस चैप्टर से प्रश्न ही नहीं आएगा? क्या आयोग ने आपको दे दिया कि नहीं आएगा? अगर ऐसा दे दिया हो तो पढ़ाना बेकार है। लेकिन आयोग कहता है मेरे सिलेबस में जो भी है सब चीज मैं पूछ लूंगा, कुछ भी पूछ सकता हूं। यही कारण है कि आपके सिलेबस में जो भी चीजें हो उसको विस्तार से पढ़िए। ये शिकायत और ये बात कभी मत करिए कि ये आता है, ये जाता है, ये नहीं आता है। ये सबसे बेकार की बात है। हाँ, किसी पे कम जोर, किसी पे ज्यादा जोर, ये नियम हो सकता है, लेकिन ये बात कि यहां से प्रश्न ही नहीं आता, हम क्यों पढ़ें, मेरे अनुसार से ये अनुचित होगा। और यही कभी कभी ऐसे समय धोखा देता है जब आपके पास समय नहीं रहता, अवसर नहीं रहता, और उसके अलावा केवल हाथ पीटने के अलावा, लकीर पीटने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मेरा मानना है कि आप सारी चीजों को सही से पढ़ें और विधिवत पढ़ें, उसमें कोई कमी ना हो। भाग्य में कमी हो जाए लेकिन कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म है, भाग्य नहीं। तो आज हम लोग जिस विषय को हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को, वो है प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्री। देखिए, भारत सदियों से एक सांस्कृतिक देश रहा है, एक आदर्श देश रहा है, और तो और सोने की चिड़िया रहा है। जिस प्रकार भारत की इस सस्य श्यामला धारा ने आक्रमणकारियों को अपनी ओर समय समय पर आकर्षित किया है, समय समय पर विभिन्न आक्रमणकारियों, राजा महाराजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, उसी प्रकार से इस सस्य श्यामला धारा ने विभिन्न यात्रियों को, विभिन्न भिक्षुओं को और विभिन्न लेखकों को, विभिन्न इतिहासकारों को अपनी धरा पर और उसकी विशेषताओं को कलमबद्ध करने के लिए भी समय समय पर आकर्षित किया। वैसे भारतीय संस्कृति का बखान शब्दशः और अक्षर में कर पाना असंभव है, लेकिन समय समय पर आने वाले इन विदेशी यात्रियों ने मां भारती का वर्णन समय समय पर अपने शब्दों में किया है। और एक बात और मैं बताऊं, बिना लाग लगाव के किया है, बिना पक्षपात के किया है। अगर दरबारी कवियों को चाटुकारिता की श्रेणी में लिया जा सकता है, तो इन विदेशियों का उस समय के निहित राजाओं महाराजाओं से कोई लेना देना नहीं।
इन्होंने अपने देश में बैठकर निष्पक्ष रूप से लिखा है, इसलिए अगर इनमें कुछ कमियां भी हैं तो इनको बहुत शब्दों में सत्यता का प्रमाण भी माना जा सकता है। हाँ, लेकिन कई बार एक बात ये रही है, देखिए एक बात इन विदेशी यात्रियों में ये रहा है कि ये भारतीय संस्कृति को समझ पाने में बहुत चीजों को असमर्थ रहे हैं। भाई ये विदेशी थे, अगर ये बताइए हम अपनी भारतीय संस्कृति का चश्मा पहने अमेरिका में चले जाएं और भारतीय संस्कृति का चश्मा पहन के हम ब्रिटेन में चले जाएं और इसी चश्मे को पहन के वहां की संस्कृति का मूल्यांकन करें तो गलत ही ना होगा भाई। हम भारतीय संस्कृति के चश्मा से अमेरिका की संस्कृति का मूल्यांकन थोड़ा कर पाएंगे, और अगर उसका लेखन करेंगे तो गलत करेंगे। तो कई बार इन इतिहासकारों ने भी यही किया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि इनके समस्त वर्णन को आप बिल्कुल गलत ही मान लेंगे, क्योंकि बहुत सारी वो चीजें इन लोगों ने बताया जो हमारे इतिहासकारों ने नहीं लिखा। तो आइए उन्हीं का वर्णन हम अपने इस टॉपिक के तहत करेंगे, प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्री। प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्रियों के क्रम में सबसे पहला जिसका नाम आता है वो है मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज भारत में आया एक यूनानी राजदूत था, इतिहासकार था, लेखक था। कहा जाता है कि जब भारत के महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेलुकस को बुरी तरीके से परास्त किया, तो सिकंदर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आया, भारत की संस्कृति से प्रभावित था, यहां मौर्य दरबार में वर्षों रहा और इस मौर्य दरबार में रहकर उसने भारत के विषय पर एक ग्रंथ लिखा। भारत के संस्कृति को, भारत के प्रशासन को, भारत के विषय में वर्णन को उसने लिपिबद्ध किया, कलमबद्ध किया, और जिस साहित्य और जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम उसने रखा इंडिका। इंडिका। मैंने बताया था कि भारत को इंडिया शब्द जो है वो यूनानियों ने ही दिया था। इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे बसा देश इंडिया कहलाया, और इंडिया से ही इंडिका शब्द उसने किताब लिखा, मेगास्थनीज की इंडिका। अब मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बहुत चीजों का वर्णन कर रखा है। यहाँ के प्रशासन के बारे में वर्णन किया है, यहाँ के समाज का वर्णन किया है, और यहाँ के लोगों को जातिगत विभाजन भी उसने कर रखा था। मौर्य प्रशासन में नगरीय प्रशासन का जो डिस्कशन है वो अर्थशास्त्र में नहीं मिलता, बल्कि वो मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। एक बात अब जरा जान लीजिए, मेगास्थनीज की इंडिका अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है। एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, ये यूनानी इतिहासकार थे। एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन्होंने अपने लेखों में, अपने किताबों में, इन लेखकों ने, चाहे एरियन हो, चाहे स्ट्रैबो हो, चाहे जस्टिन हो, इन्होंने अपने किताबों में समय समय पर मेगास्थनीज के इंडिका का अंश उद्धृत किया है कि मेगास्थनीज ने ये कहा, मेगास्थनीज ने वो कहा। तो इन्हीं लोगों की किताबों में मेगास्थनीज की इंडिका का अंश मिलता है। अब ये ओरिजिनल रूप में मौजूद नहीं। तो इन्हीं उद्धरणों में कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो मेगास्थनीज के इंडिका का हमें हमारे समक्ष विषय प्रस्तुत करता है। मेगास्थनीज ने बहुत सारी चीजों बारे में बताया और इससे भारतीय संस्कृति को बहुत सारी चीजें पता चलता है। लेकिन मेगास्थनीज का एक स्टेटमेंट बड़ा ही आश्चर्य पैदा करता है, क्योंकि मैं मुख्य मुख्य स्टेटमेंट ही लूंगा और मुख्य मुख्य वर्णन ले पाऊंगा।
समया भाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा, हाँ नहीं, लेक्चर को विश्लेषण परक रखूँगा ताकि आपको ज्ञान मिले, लेकिन लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो कर पाना थोड़ी सा संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाने से बहुत लोगों को असुविधा भी महसूस होती है। मेगास्थनीज का एक डिस्कशन था, सभी भारतीय समान हैं और भारत में कोई दास नहीं। ये बहुत आश्चर्य पैदा करता है, जबकि उस समय दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर दास प्रथा, गुलामी प्रथा व्याप्त था। जो कर्जदार अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते थे तो कर्ज देने वाला कर्ज लेने वाले को दास बना लेता। बहुत बड़ी संख्या में दास प्रथा थी। लोगों का क्रय विक्रय भी होता था, जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता वैसे लोगों का भी क्रय विक्रय होता था, लेन देन होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन, जो उसी समय का बात है। त्रिपिटक ग्रंथों में 4 प्रकार के दास का वर्णन है। फिर ऐसा क्या हो गया कि मेगास्थनीज अपने इंडिका के लेखन में चक्कर खा गया और लिख दिया सभी भारतीय समान हैं, भारत में कोई दास नहीं। बहुत बड़ी बात है और यह उद्धरण भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का परिचय है। सिविल सेवा की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया, कथन मेगास्थनीज के अनुसार सभी भारतीय समान हैं, भारत में कोई दास प्रथा नहीं। कथन हो गया, कारण भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। कथन हो गया, उसका स्टेटमेंट दे दिया, कारण भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, शायद इसीलिए मेगास्थनीज को लगा हो कि सभी भारतीय समान है, कोई दास नहीं है। लेकिन कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास वर्णित है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में 4 प्रकार के दास विद्यमान है। तो आपने कथन तो सही बताया, कारण गलत बता दिया, क्योंकि दास प्रथा था, आप कह रहे दास प्रथा नहीं। तो ये तो प्रश्न का उत्तर वही दे पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट मालूम। अब क्या हुआ ये कि मेगास्थनीज ने यूनान में दास प्रथा को जिस उत्पीड़नकारी रूप में देखा था, उस प्रकार का दास प्रथा भारत में नहीं था। यूनान में दासों को मारना, पीटना, उनकी हत्या कर देना एक आम बात था, लेकिन भारत में दासों को मारना, पीटना, हत्या तो बहुत दूर की बात है, एक अपराध माना जाता था और सरकार के ऊपर ओर से दंड का प्रावधान था। यही कारण है कि दास ऐसे रहते थे जैसे परिवार के एक सदस्य। यही बात तो देख के चकरा गया मेगास्थनीज। उसको लगा अरे ये तो दास ही नहीं है, ये तो घर के सदस्य हैं। असल में थे तो वो दास। अब वो यूनान के चश्मा से भारत को देख रहा था, ग्रीक चश्मा से वो भारत को देख रहा था, तो भारत कैसे दिखेगा? चश्मा बदलना पड़ेगा ना। चश्मा नहीं बदला, वो चक्कर खा गया। उसने लिख दिया सभी भारतीय समान। इसके अलावा मेगास्थनीज ने फिर यूनान वाला चश्मा ला दिया। अब ग्रीक में, यूनानियों में तो कोई जाति प्रथा है नहीं, वहां तो आर्थिक आधार पर विभाजन था। जब मेगास्थनीज भारत आया तो उसने भी यहां की जाति व्यवस्था को देखा और जाति व्यवस्था का विभाजन जो आर्थिक आधार पर कर डाला। समाजगत विभाजन, वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजन कर नहीं किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसने आर्थिक आधार पर भारत को 7 जातियों में बांटा। मेगास्थनीज में भारत को 7 जातियों में बांटा। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिकारी एवं पशुपालक, चौथा शिल्पी एवं कारीगर, पांचवा
सैनिक वर्ग, छठवां मंत्री एवं अधिकारी, सातवां निरीक्षक एवं गुप्तचर। 7 भागों में उसने क्या किया, फिर से सुन लीजिए। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिल्पी एवं पशुपालक, तीसरा शिकारी एवं पशुपालक, चौथा शिल्पी एवं कारीगर, पांचवा सैनिक वर्ग, छठा मंत्री एवं अधिकारी, सातवां निरीक्षक एवं गुप्तचर। अब बताइए, ये जब आप देखेंगे तो ये जाति व्यवस्था थोड़ो ही है, ये कोई जातिगत विभाजन थोड़ो, ये तो समाजगत विभाजन, ये तो आर्थिक विभाजन है। उसने जिस व्यक्ति को जो काम करते देखा, मान लिया उस जाति का है। अब सैनिक वर्ग में हर जाति थे, व्यापारी वर्ग में हर जाति थे। जो ब्राह्मण था, जिसको ब्राह्मण कहना था उसको दार्शनिक कह दिया, जिसको शूद्र कहना था उसको किसान कर दिया, शूद्र या वैश्य कहना था उसको किसान कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां भी चकरा गया भाई। देखिए, ऐसा नहीं हो, भारत का वर्णन तो कर ही रहा था बढ़िया से, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मैंने आपको बताया ना, चश्मा आपको बदलना पड़ेगा। किसी अन्य देश की संस्कृति को जानने के लिए किसी अन्य देश का चश्मा पहनकर उस देश की संस्कृति को नहीं जान सकते। इसीलिए आपको जानते हैं, एरियन, स्ट्रैबो, ये सब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं मेगास्थनीज को, कहते हैं उसका सारा विवरण ही झूठा है, गलत मानते हैं, इसी कारण से मानते हैं। हालांकि वो प्रयास तो बेचारा कर ही रहा था, लेकिन वो जब चश्मा लगाया दूसरा था, समझ नहीं पा रहा था, ठीक है ना, लेकिन उस जानकारी तो भारत की दे रहा था, इसमें कोई दुरा नहीं है। तीसरा, मेगास्थनीज ने नगरीय प्रशासन के ढांचा का बहुत बढ़िया वर्णन किया, और अर्थशास्त्र में नहीं है। अगर एग्जाम में आवे कि मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का ढांचा वर्णन कहाँ, तो मेगास्थनीज के इंडिका में, और ये एक बढ़िया जानकारी है। मेगास्थनीज की इंडिका यह बता रहा है कि मौर्य काल में नगरीय प्रशासन के संचालन के लिए एक बहुत ही सशक्त व्यवस्था विद्यमान थी। नगर व्यवस्था के संचालन के लिए 6 समितियां थी। नगर व्यवस्था के संचालन के लिए 6 समितियां विद्यमान थी, और हर समितियों में 5-5 सदस्य थे, यानी कुल मिला के 30 सदस्य मिलकर नगर प्रशासन का संचालन करते थे। ये मेगास्थनीज ने बताया, ये बड़ी बात थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्पकार द्वितीय समिति विदेश, तृतीय समिति जनगणना, ऐसी अन्य सारी समितियां थी जो नगर प्रशासन का संचालन करती थी। बहुत बड़ी बात है। और एक प्रकार से नगरीय प्रशासन का ढांचा के विकसित स्वरूप का वर्णन कौन कर रहा है? मेगास्थनीज तो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि मेगास्थनीज भारत में रहा, काफी वर्षों तक रहा, और अपने इस वर्णन के तहत मेगास्थनीज कई सारे ऐसे चीजों का वर्णन कर रहा है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रशासन की जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण है। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, और वह भारत में गुप्त काल में आया था। भारत में लगभग 399 ईस्वी करीब वो भारत में आया था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, देखिए चीनी यात्री जितने भी आए थे वो असल में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने ही आते थे। वो भारत घूमने तो आते ही थे, लेकिन मेन उनका जो वर्क था, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म की जानकारी या जो विनय पिटक होता है, विनय पिटक लेने, मतलब मुख्य रूप से वो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने ही भारत आते थे।
या बौद्ध धर्म ग्रहण करने आते थे। यही मूल उद्देश्य होता था उनका। ठीक है, अब भारत आया, भारत की संस्कृति को बहुत ही अच्छे से उसने समझा। पूरे भारत लगभग कुछ बड़े बड़े एरिया को उसने घूमा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के इलाका को मध्य देश कहता है, और मध्य देश को दुनिया के सबसे सुंदर धरतियों में से एक बताता है। मध्य देश की भूरी भूरी प्रशंसा वो करता है, थकता ही नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसने अपने लेखन में कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में वर्णन ही नहीं किया है। कहीं कहीं उसने गुप्त शासकों के बारे में वर्णन नहीं किया है। और यही नहीं, कहीं उसने नालंदा का भी जिक्र नहीं किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का उस समय गढ़ था। अब बताइए, बिना राजा का नाम उल्लेख किए, बिना राजा के शासन का उल्लेख किए, राजाओं के, वो गुप्त काल के बारे में इतना बढ़िया वर्णन करता है कि जिसको सुन के जानने वाले दांत तले उंगली दबा लेंगे। फाहियान कहता है कि भारतीय नैतिक हैं, किसी को अपने मकान का पंजीकरण करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, दरवाजों पे लोग ताला ही नहीं लगाते हैं, दंड विधान अत्यंत कोमल है, राजा बिना दंड के शासन करता है। मुझे लगता है कि किसी विदेशी द्वारा अगर यह कहा जाए कि राजा बिना दंड के शासन करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे भी बड़ा बखान किसी राजा के लिए हो सकता है। पुलिस राज था, वो जमाना पुलिस स्टेट कहा जाता था, जिसमें राजा केवल अपने सेना के बल पर शासन करता था, पुलिस स्टेट। और उस पुलिस स्टेट में एक विदेशी यात्री आ रहा है, राजा को नाम भी नहीं ले रहा है, और अपने देश में जाकर लिख रहा है कि राजा बिना दंड के शासन करता है, भारतीय नैतिक हैं, दंड विधान अत्यंत कोमल हैं, लोग सुखी संपन्न हैं, दरवाजों पर ताला ही नहीं लगता है। मुझे लगता है यदि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भारत के महानतम सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही वो काल रहा होगा, जिनके दरबार में नवरत्नों में एक कालिदास निवास करते थे। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शकों का भारत से उन्मूलन किया था। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिन्होंने भारत में विदेशी सत्ता का उन्मूलन करके, जो इस समय मेहरौली का लौह स्तंभ है, वो इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फाहियान ने भारत का जो वर्णन किया है, उसने ग्रंथ लिखा था फो क्यू की। देखिए, ह्वेन सांग का किताब हर कोई जानता है, लेकिन फाहियान का किताब बहुत कम लोग जानते हैं। फो क्यू की नामक अपने इस ग्रंथ में उसने गुप्त काल का भूरी भूरी प्रशंसा की। और गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों, मैंने देखा बहुत सारे कम्युनिस्ट इतिहासकार जो हैं, वो गुप्त काल को स्वर्ण काल मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका तो कहना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, यानी सारे जहां से अच्छा गुप्त काल तुम्हारा, गुप्त काल हमारा नहीं, स्वर्ण काल तुम्हारा, स्वर्ण काल हमारा नहीं। स्वर्ण काल तुम्हारा, यानी गुप्त काल स्वर्ण काल था राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए नहीं था। अरे भाई, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? दुनिया का कोई युग आ जाए, गरीब और मजदूर
कार्ल मार्क्स ने कहा था गरीबों का कोई देश ही नहीं होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। गरीबों का देश कहां होता है? गरीबों का देश बनाना पड़ता है, होता नहीं। गरीबों को वह स्थान दिलाना पड़ता है। एक विदेशी आके कह रहा है तो वो तो गरीबी अमीरी की भाषा जान ही नहीं रहा, वो तो बस उस समय जो देख रहा था वही कह रहा था, बिना लाग लगाओगे। कोई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, तो इसको हम इनकार कैसे कर देंगे? जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा और बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप किसी कोई चश्मा पहनकर, अगर आप मार्क्सवाद का चश्मा पहने हुए, समाजवाद का चश्मा पहनकर आप सोच रहे हैं कि हम गुप्त काल का बखान कर लेंगे तो गलत आएगा। चश्मा तो बदलना पड़ेगा। अब आप मार्क्सवाद का चश्मा पहन के आप साम्राज्यवाद का वर्णन करेंगे तो उल्टा दिखेगा, और साम्राज्यवाद का चश्मा पहन के हम मार्क्सवाद का बखान करेंगे तो वो भी उल्टा दिखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाहियान का यह वर्णन जो है वो गुप्त काल के एक समृद्ध स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कितने महान शासक रहे होंगे ये भी प्रस्तुतिकरण हमारे समक्ष होता है। इसके बाद माना जाता है कि गुप्त काल के अंतिम चरण में एक और चीनी यात्री आया था जिसका नाम था सुंग युन। ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सुंग युन, सुंग युन आया था 518 ईस्वी में। ये कई बार पूछा है कि गुप्त काल के अंतिम चरण में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, और लड़के ज्यादातर ये गलत लगा देते हैं। कोई फाहियान लगा देता है, कोई ह्वेनसांग लगा देता है, लेकिन असल में उत्तर ये है इसका है सुंग युन, जो 518 के करीब आया था। गुप्त काल के अंतिम चरण में यह आया था भारत, और वो उस समय पतनोन्मुख गुप्त काल के बारे में वर्णन करता है कि गुप्त काल के बारे में कैसे क्या स्थिति थी, वो पूरा वर्णन कर रहा है। एक और यूनानी व्यापारी प्राचीन काल में आया था जिसका नाम था कास्मास। कास्मास जो है एक यूनानी व्यापारी था, कास्मास। देखिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग के बारे में बताया तो बहुत अननोन हो जाएगा, तो मैं कुछ अननोन लोग के बारे में बताऊंगा जो महत्वपूर्ण थे। बहुत ज्यादा अननोन के बारे में बता दूंगा तो आपको परेशानी भी हो सकती, मति भ्रम भी पैदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कास्मास जो आया था वो 6ठी शताब्दी के चरण में आया था, और वो यूनानी व्यापारी था। उसने क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन माना जाता है कि किसी समय ये श्रीलंका और भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर ये पहुंचा रहा हो, या दूर दूर से ही चला गया हो, लेकिन वर्णन इसने किया भारत कास्मास, ठीक है ना। ये भारत के व्यापारिक, भारत और श्रीलंका के व्यापारिक चीज़ों के बारे में इसने वर्णन किया है। अब ये भारत के बाहर भी रहा, मतलब इसके बारे में बहुत वर्णन नहीं है कि यह बहुत अंदर भारत में आया था या आ ही नहीं पाया था, लेकिन इसका वर्णन भारत विषयक है, लेकिन इसके आने जाने में स्पष्टता नहीं है, ठीक है ना। तो कास्मास भारत आया था 530 के करीब। नहीं, कास्मास का भी भारत से संबंध है, आया था, नहीं तो ये पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका भारत के प्राचीन काल के व्यापार के बारे में इसके वर्णन की बात आती, तो इसलिए इसका यहाँ वर्णन मैंने कर दिया कि ये भारत के विषय में वर्णन करता है, ठीक है ना। लेकिन अगला जो यात्री भारत के अंदर आया और पूर्ण रूप से भारत में रहा वो था ह्वेनसांग। अच्छा, प्राचीन काल में आए यात्रियों में सबसे ज्यादा नामी अगर किसी को माना जाता है तो वह है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, ठीक है ना। बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में वो भारत आया था और वो बौद्ध धर्म के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहता था, ठीक है ना। और जब वो भारत आया तो यह काल था सम्राट हर्षवर्धन का काल। भारत के इतिहास में दानवीर कर्ण के रूप में सम्राट हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश के एक शासक थे,
और जो माना जाता है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी थे। हर्षवर्धन का जब छठा प्रयाग महोत्सव चल रहा था, छठा महामोक्ष परिषद चल रहा था प्रयाग में, जहां वो अपना सर्वस्व दान कर दे रहा था, तो इसी छठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग आया था। और आपको मैं बताऊं, ह्वेनसांग से बड़ा प्रभावित भी हुआ। हर्षवर्धन को बौद्ध बनाने में और बौद्ध धर्म की ओर झुकाने में बहुत बड़ा हाथ इसी ह्वेनसांग का रहा। बौद्ध धर्म के प्रभाव में तो आ ही रहा था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में हर्षवर्धन पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्षवर्धन ने एक ग्रंथ और ह्वेनसांग ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सी यू की, बहुत नामी किताब है। जैसे आपने फाइयान का ग्रंथ देखा फो क्यू की, उसी तरह से इसका ग्रंथ का नाम क्या था, सी यू की। अपने इस सी यू की नामक ग्रंथ में ह्वेनसांग ने भारत का बहुत बढ़िया वर्णन किया है। उसने ये भी बताया है कि भारत प्रशासन अच्छा था, लोग नैतिक, सब बताया उसने। लेकिन वो कई बार भारत में वो लुट गया। एक बार तो बता रहा था कि वो डाकू, जंगल के डाकू मिलकर मेरी हत्या करने जा रहे थे, लेकिन ऐसा चमत्कार पैदा हुआ, आंधी हो गया और सभी डाकू भागे। बहुत कहानी उसने सुनाया है। व्यवस्था के बारे में वर्णन किया, अव्यवस्था के बारे में वर्णन किया। हर्षवर्धन का शासन कहां कहां फैला था सब बताया उसने, घूम घूम के। लेकिन दक्षिण भी गया था, वो पल्लव राज में भी गया था, चालुक्य राज में, सब बताया उसने। और दबे मुंह से वो ये भी बता रहा था कि जो नर्मदा के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया, दबे मुंह में ये भी बता दिया था कि उसने हर्षवर्धन का दक्षिण प्रसार रोक दिया। नर्मदा के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन, सब बता रहा, ऐसा नहीं है। वी ली जो ह्वेनसांग का मित्र था, उसने लिखा है, एक किताब लिखा है ह्वेनसांग की जीवनी। तो ह्वेनसांग की जीवनी में वी ली ने भारत के बारे में बहुत बढ़िया चीज लिखा, यानी भारत के विषय में वर्णन मिला। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा गया, 1.5 वर्ष तक वहां रहा और 1.5 वर्षों में उसने योग शास्त्र का ज्ञान ग्रहण किया। अच्छा, जब ह्वेनसांग भारत आया तो हर्षवर्धन पूर्ण रूप से बौद्ध हो ही गया। तो बौद्ध धर्म के उत्कृष्टता को स्थापित करने के लिए उसने कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया। किसने? हर्षवर्धन ने। कन्नौज में बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता या सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें बहुत दूर दूर से कई हजार बौद्ध भिक्षु आए, कई हजार ब्राह्मण आए, कई हजार अन्य धर्मों के लोग आए। लेकिन सिद्ध तो करना था बौद्ध धर्म का सर्वोच्च था। और इस कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ह्वेनसांग को। अब ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के प्रति इतना भावुक हो गया कि उसने घोषणा कर दिया कि जो भी भारतीय विद्वान शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा, गला काट के उसके पैरों पर चढ़ा दूंगा। अब जब यह बात हर्षवर्धन तक पहुंचा तो हर्षवर्धन तो घबरा गया। वो भारत के विद्वान जनों को, सुधी जनों को जान रहा था कि ये कितनों बुद्धिमान बने, लेकिन भारतीय हरा देंगे उसको। अब वो डिस्टर्ब हो गया। उसने घोषणा करा दिया कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी विद्वान जन शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। किसके साथ? ह्वेनसांग के साथ। और बिना शास्त्रार्थ के ह्वेनसांग को सर्वोच्च घोषित कर दिया गया। अब ये बात भारतीय ब्राह्मणों को कैसे, जो सुधी जन थे, भारत के विद्वान जन थे, उनको कैसे पचता?
आपको जान के आश्चर्य होगा, सभा के अंतिम चरण में विद्रोह हो गया, हर्षवर्धन पर प्राणघातक आक्रमण हुआ। किसी प्रकार हर्षवर्धन अचानक से बच पाया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ब्राह्मणों को देश निकाला दिया गया, बहुत लोगों को मृत्युदंड दिया गया। हर्षवर्धन पर अटैक था भाई। और वो अटैक इसलिए था कि भाई काहे ने इसका शास्त्रार्थ करवा रहे हो, जब इकारा हरा देंगे गला, तो वो जान रहा था कि भाई जब कालिदास जैसे मूर्ख को ये ब्राह्मण विद्वान मिलकर विद्योत्मा जैसे विद्वान को विदुषी को हरवा सकते हैं, बस जब विद्योत्मा सारे ब्राह्मणों को हरा दी तो ब्राह्मण ने कहा घबराओ मत, तुम्हारा शादी एक मूर्ख से करवाएंगे, पहले सबसे मूर्ख ढूंढेंगे और जो सबसे अधिक मूर्ख होगा उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो जा रहे थे, रास्ते में ब्राह्मण लोग देखे एक ठो बैठा हुआ आदमी और जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। कहीं इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं सकती, जिस डाल पे बैठा उसी काट रहा है। कहा जाने यही भविष्य का कालिदास है। कहे घबरा मत, विद्योत्मा से तुम इसी की शादी कराई जाएगी। अब ले गए और मिल के शास्त्रार्थ में विद्योत्मा को ऐसा सब चाल चले कि विद्योत्मा परास्त हो गई और विवाह हो गया दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख कालिदास से। वो तो सरस्वती मां की कृपा थी कि वो बाद में कालिदास वो मूर्ख बालक निकला। ये बात हर्षवर्धन जान ही रहा था भाई। वो सोच रहा था कि अगर इतनी बड़ी गलती हम कर देंगे तो ये बेचारा हवन संग गया। इसके बाद दो तीन और चीनी यात्रियों का नाम मिलता है। जैसे एक चीनी यात्री था वांग हुएनसे। वांग हुएनसे, हुएन से ता और से है, हुएनसे, वांग हुएनसे। ये चीनी सम्राट का राजदूत था, लेकिन जब ये भारत में इसने तीन यात्राएं की, लेकिन माना जाता कि जब प्रथम ये आया था तो इसको हर्षवर्धन मिला था, लेकिन जब बाद की यात्रा इसने किया तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और एक स्थानीय राजा अर्जुन ने वहां पर अधिकार कर रखा था कन्नौज में, और अर्जुन ने बहुत ज्यादा इसको सताया, बहुत ज्यादा परेशान किया, इसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन छठी शताब्दी के अंतिम चरण में एक और विद्वान आया, बौद्ध विद्वान, जिसका नाम था इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो भारत में आए बौद्ध यात्रियों में और प्राचीन काल में आए यात्रियों में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 10 वर्षों तक नालंदा में रहा और उसने संस्कृत से आचार्यों से संस्कृत सीखा। 3 वर्ष तक वो ताम्रलिप्ति में रहा, वहां भी संस्कृत सीखा और उसने एक किताब लिखा, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। बहुत नामी किताब है, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं उसने लिखा और जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होता है। और आगे चलकर इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। आगे चलकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो भारत के इतिहास में प्राचीन काल में आए विदेशी यात्रियों में इत्सिंग का भी नाम महत्वपूर्ण है, आप इसको अलग से नहीं दे सकते हैं। और इसकी जो किताबें हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल के प्रमुख भारत में आए यात्री थे या जिन्होंने प्राचीन काल के बारे में लिखा, ये मैंने आपको बताया। और अगले लेक्चर में मैं मध्यकालीन यात्रियों के बारे में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।